नमस्कार प्यारे बच्चों, टीम प्रिंस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हमारी कैलकुलस की जो क्लास है वो लगातार हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कैलकुलस की इस क्लास में अपन 7वां जो चैप्टर आपका है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें जितनी भी बेसिक बातें हैं उस पर मैं धीरे धीरे करके सब पर बातचीत कर चुका हूँ। आज जो 8वां आपका चैप्टर है AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी अवकलज के जो अनुप्रयोग हैं उस विषय पर अपनी बातचीत होनी है। तो उसमें कौन कौन सी टॉपिक हैं और कैसे कैसे अपन बातचीत करेंगे उसका थोड़ा सा आपको प्रतिरूप बता देता हूँ, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए, आज का अपना जो अगला चैप्टर है 8वां वो है AOD। AOD का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये आज का अपना टॉपिक है। अवकलज के अनुप्रयोग, ठीक है, अवकलज के अनुप्रयोग, ठीक है प्यारे बच्चों। ये 8वां चैप्टर है और आपको इस बात पर अच्छा महसूस होगा कि इसमें से 2 सवाल आएंगे 3 + 3 नंबर के, यानी 6 नंबर का आपका एक चैप्टर है। आपको 6 नंबर का एक चैप्टर जो है वो करवा दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन का। आपको 6 नंबर का एक जो चैप्टर है वो है अवकलज, यानी 7वां चैप्टर, वो दोनों करवा दिए गए हैं। और समाकलन के भी कुछ चैप्टर प्लेलिस्ट में डाले हैं, अगर आपने देखे हो तो इस प्रकार आज एक 6 नंबर का चैप्टर अपन और लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है वो आपका 6 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का है? 6 नंबर का। इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं। सबसे पहले इसमें 1 नंबर टॉपिक जो आता है वो आता है अवकलज के अनुप्रयोग में रेट ऑफ चेंज, यानी परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, ये आपका पहला टॉपिक है। इसमें रेट ऑफ चेंज है, आपको मालूम है बहुत आसान सा टॉपिक है, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। दूसरा आपका जो टॉपिक है वो यहाँ अपन ले लेते हैं वर्धमान और ह्रासमान, ठीक है, जिसको अपन लोग एक दिष्टता कहते हैं, एक दिष्टता, मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी, ये है। इसी में है आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। एक है वर्धमान और एक क्या है? ह्रासमान। ये दोनों बातें आपको ध्यान में, एक वर्धमान है और एक क्या है? ह्रासमान है। इसके बाद अपने को पढ़ना है टेंजेंट और नॉर्मल, यानी आपको पढ़ना है अभिलंब, अभिलंब और स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। इसको अपन कह सकते हैं नॉर्मल और इसको अपन लिख सकते हैं टेंजेंट। ये अपना टॉपिक है। इसके बाद अगला चौथा जो पॉइंट अपना रहने वाला है वो है यहाँ सन्निकटता, अप्रोक्सीमेशन, यहाँ लिख देते हैं सन्निकटता, सन्निकटता, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो टॉपिक आपका 5वां रहने वाला है वो रहने वाला है इसमें मैक्सिमा और मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ फलन के बारे में, निम्निष्ठ फलन के बारे में, यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। ये इतने टॉपिक आपके इस चैप्टर में दिए गए हैं जिस पर अपने को सब पर बातचीत करनी है। मुख्यतः आपको परीक्षा की दृष्टि से एक तरीके से सारे इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी सवाल आ सकते हैं, लेकिन बाकी सब आप आसानी से सवालों को कर लोगे। एक तो आप लोगों को ध्यान रखना है एक दिष्टता का और एक अभिलंब का और एक इसका। देखो हर साल यहाँ से एक सवाल कन्फर्म आ रहा है और इन 4 टॉपिक में से एक सवाल आएगा, मतलब आपको लगभग ध्यान रहेगा पेपर में क्या आने वाला है। इनमें से एक सवाल आएगा 3 अंक का और इसमें से एक सवाल आएगा 3 अंक का, यानी कि
अब पता चल गया होगा कि ये टॉपिक अकेला 3 नंबर का आपको पेपर में देखने को मिलेगा और ये ऊपर वाले 4 जो हैं इसमें से आपको एक सवाल मिलेगा। बात शायद समझ में आ गई होगी आपको। ये तो था इस चैप्टर के बारे में। अवकलज के अनुप्रयोग का मतलब है जो आपने dy/dx ऐसे अवकलन करना सीखा है, उस अवकलन करने को कहाँ कहाँ आप काम में लेओगे, कौन कौन सी चीज़ों को हल करने में आप काम में लेओगे। उस अवकलज की सहायता से आप किसी चीज़ में रेट ऑफ चेंज यानी उसमें परिवर्तन की दर, ठीक है, कितना जल्दी तेज़ी से बदला है या कितने धीरे बदल रहा है, कोई चीज़ कितनी तेज़ी से फास्ट, कितनी फास्ट हो रही है और कितनी धीमी तरीके से वो चीज़ें बदल रही है, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपका डिसाइड करने वाला कौन है, रेट ऑफ चेंज है। उसके बाद एकदिष्टता का मतलब कोई चीज़ इंक्रीजिंग यानी लगातार बढ़ रही है या लगातार घट रही है। समझ में आ गई बात, लगातार चीज़ें घट रही है या बढ़ रही है। इस पर बातचीत करने के लिए अपने पास कौन सा है, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। इसको एक शब्द में बोलें तो इसको बोलेंगे मोनोटोनिसिटी। इसके बाद देखिए अपने पास है अभिलंब, ठीक है, और स्पर्श रेखा है। अभिलंब और स्पर्श रेखा के बारे में अपन जानते हैं कि कोई अपने पास अगर वक्र है, उस वक्र के एक बिंदु कोई अगर स्पर्श करती हुई कोई रेखा जाती है तो उस वक्र की स्पर्श रेखा होगी। स्पर्श बिंदु जो है उस पर और स्पर्श रेखा के ठीक लंबवत जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। उसके बाद है सन्निकटता, यानी जैसे आपके पास आ गया √15, मान लो आ गया √17, इसका लगभग जो मान ज्ञात करना होता है उसको कहते हैं सन्निकटता। उच्चिष्ट और निम्निष्ट का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ अपना जो एक दायरा है उस छोटे दायरे के बीच में अधिकतम कितना मान ग्रहण करती है और अपना जो छोटा दायरा है उसके दौरान कितना न्यूनतम मान ग्रहण करती है, वो उसका कहलाता है मैक्सिमा और मिनिमा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज अपन पहले टॉपिक से शुरुआत करेंगे। आज अपन एक विषय जो है वह परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज, उसकी बात करेंगे। आपको ठीक ऐसे ही लिखना है, एओडी में ये निम्नलिखित 5 बिंदु हैं जिन पर अपने को चर्चा करनी है और इसमें से 3 नंबर के 2 सवाल आने हैं और उसमें अब अपन सबसे पहला जो टॉपिक है उस पर बातचीत करेंगे। अपने को आइडिया पहले ही होना चाहिए चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ये इतने टॉपिक अपने को पढ़ने हैं, इसमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं, इसमें भी 2 हैं, ये सन्निकटता है और उच्चिष्ट और निम्निष्ट 2 अलग अलग हैं। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। चलिए आज अपन पहली बात डिस्कस करेंगे अब परिवर्तन की दर पर, ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज क्या होती है, किसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज, उस विषय पर अपना ध्यान केंद्रित रखना है अपने को, ठीक है। तो चलिए रेट ऑफ चेंज किसको कहेंगे उसको देखते हैं। देखिए मैंने आपको एक दिन पहले ही जब डेरिवेटिव की शुरुआत की उस वक्त बताया था, यहाँ लिखता हूँ मैं परिवर्तन की दर, इसको कहेंगे रेट ऑफ चेंज। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब देखिए परिवर्तन की दर का मतलब आप लोगों को पहले एक तरीके से मैं बता चुका हूँ। मान लो ये कोई वक्र है आपका, वो दे रखा है आपको y इक्वल्स टू कितना ft दे रखा है। मान लो ये t जो है वो स्वतंत्र चर है, ठीक है, y जो है वो प्रतंत्र चर है। तो पहले चेंज जो होगा वो इस t में होगा, इस t की रिस्पेक्ट में इस y की वैल्यू में जो चेंज होगा उसी को बोलेंगे y की वैल्यू में और रेट ऑफ चेंज कहेंगे उसको, y में परिवर्तन कहेंगे, y में परिवर्तन की दर कहेंगे। अब किसकी रिस्पेक्ट में होगा, अगर समय की रिस्पेक्ट में होगा ना तो सीधा कहोगे ये y में परिवर्तन की दर है। लेकिन अगर किसी दूसरी चीज़ के रिस्पेक्ट में है, जैसे पहले आप लोगों को पढ़ाया तो पहले ऐसे पढ़ाया y इक्वल्स टू कितना fx, ये पढ़ाया। हो सकता है ऐसा x नहीं हो, इसकी जगह कुछ और हो, तो ये होगा y की वैल्यू में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। बात समझ में आ रही है ना प्यारे बच्चों। अगर अपन x के मान में आंशिक परिवर्तन करते हैं, थोड़ा परिवर्तन करते हैं, तो उसके बाद जो चेंज होता है उसको बोलते हैं औसत परिवर्तन। क्या बोलते हैं, औसत परिवर्तन बोलते हैं। जैसे आप लोगों को समझ में आती होगी शायद ये बात, तो पीछे वीडियो में हमने बताई है। जैसे मान लो मैंने इसमें थोड़ा परिवर्तन किया t के मान में, तो ये हो गया ft प्लस कितना हो गया आपका डेल t। इधर जो परिवर्तन है वो हो गया आपका y प्लस कितना डेल t। अब देखिए इसके मान में जो परिवर्तन आपने देखा है वो कितना आया है, यहाँ y है, सॉरी ये डेल y, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये क्या है, इक्वेशन आपकी सेकंड है।
तो सेकंड में से अगर फर्स्ट को अपन माइनस करते हैं तो ये आएगा अपना डेल वाई इक्वल्स टू कितना आएगा, ये आएगा एफ टी प्लस डेल टी और माइनस आ जाएगा आपका एफ टी। इसमें भाग अपन ने दे दिया डेल टी का, इसमें भी भाग दे दिया किसका, डेल टी का, ये भाग दे दिया, इसमें भी भाग किसका दिया अपन ने, वो दे दिया डेल टी का। ये जो आपको दिखाई दे रहा है डेल वाई अपॉन में डेल टी वाला चेंज, ये चेंज जो होता है इसको कहते हैं औसत या एवरेज रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज बोलते हैं ये। लेकिन इसी में अगर मैं लिमिट लगा देता हूं कि जब आपके पास इस डेल टी की वैल्यू 0 की ओर जाती है तो अब अपने को क्या याद रखना है, यहां लिखना है लिमिट डेल टी टेंडिंग टू कितना 0, ये आ जाएगा डेल वाई अपॉन में कितना डेल टी इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा लिमिट डेल टी टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा एफ टी प्लस कितना डेल टी माइनस कितना हो गया एफ टी अपॉन में क्या होगा डेल टी। ये जो लिखा गया है इसको बोलते हैं तात्क्षणिक, क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक वेग या वाई में परिवर्तन की दर बोलते हैं। तो ये इसको जो लिखने का तरीका है वो अपना है डी वाई अपॉन में कितना डी टी है। समझ में आ गई प्यारे बच्चों, ये डी वाई अपॉन में डी टी है, इसको अपन सीधा ही कहते हैं परिवर्तन की दर, बल्कि इसको कहा जाता है औसत परिवर्तन की दर, औसत परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये y में t की रिस्पेक्ट में है, ये भी y की t की रिस्पेक्ट में, लेकिन ये तात्क्षणिक है, इसको सीधा बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। बात समझ में आ गई। ये पूरा डेरिवेशन मैं पीछे आपको करवा चुका हूँ, यहाँ ज़्यादा कुछ लिखने की इसमें ज़रूरत है नहीं, फिर भी लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो। अब देखिए इसी चीज़ को अगर x की रिस्पेक्ट में लिखना है तो अपन ने पीछे x की रिस्पेक्ट में ही लिखा था इसी चीज़ को, एक बार x की रिस्पेक्ट में मैं फिर इसको लिख कर बता देता हूँ आपको कि अगर t की रिस्पेक्ट में है तब तो आपको ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लो ये वक्र ऐसा है आपका और यहाँ है इसकी स्थिति जो है x, y की, थोड़े समय बाद ये यहाँ चला जाता है तो इसकी स्थिति हो गई x प्लस डेल एक्स की और y प्लस कितना हो गया डेल वाई की। ये जो फलन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, ये क्या है, ये y बराबर कितना है fx है। समझ में आ गया ना। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको मालूम है x है, ये डिस्टेंस आपको मालूम है डेल x है, ये वाली आपकी y है तो ये वाली डेल y होगी, ये सबको मालूम है ना। अब देखिए ये a पॉइंट है, ये मान लो आपका b पॉइंट है, तो सबसे पहले आपको पता है y इक्वल्स टू आपके पास fx एक फंक्शन है, x में परिवर्तन डेल x है तो x प्लस कितना हो गया ये डेल x, y कितना हो गया y प्लस डेल y हो गया। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई सेकंड हो गई। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो ये आएगा डेल y इक्वल्स टू क्या आएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स हो जाएगा। यहाँ से अब चेंज जो है वो इस x की रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, ये वाले x के मान है और ये वाले किसके मान है, y के मान है, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x की रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो यहाँ लिखोगे डेल y अपॉन में कितना डेल x इक्वल्स टू लिखोगे एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस क्या होगा एफ एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा डेल एक्स। ये जो चेंज आया प्यारे बच्चों ये y में x की रिस्पेक्ट में है तो ये y का x के सापेक्ष जो है वो औसत परिवर्तन है। समझ गए ना, ये औसत परिवर्तन की दर है किस में, y में, किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में। अगर इसी को तात्क्षणिक बनाना चाहते हो तो देखो जब b का मान वापस इस a की ओर चलेगा ना, जब b किसकी ओर टेंड करेगा, a की ओर टेंड करेगा, तो उस वक्त जो आपका डेल x है वो 0 की ओर टेंड करता है। समझ गए, जब b जो है वो a की ओर टेंड करे तो डेल x किसकी ओर टेंड करेगा, 0 की ओर टेंड करेगा। इसी चीज़ को अपन इसमें लिखेंगे लिमिट और यहाँ आ जाएगा डेल x टेंडिंग टू 0, यहाँ आएगा डेल y अपॉन में कितना डेल x इक्वल्स टू क्या आएगा लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0 और यहाँ लिखोगे तो यह आएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस हो गया आपका एफ एक्स अपॉन में क्या जाएगा डेल एक्स। इसी चीज़ को अपन लिख सकते हैं डी वाई अपॉन में कितना डी एक्स, और ये जो है वो y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर है, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की क्या है दर है। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है। अब ये ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा वो दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सब सेम है। अवकलन जो सामान्य पढ़ाया गया था आपको वही तरीका है बस। ये बात अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप दोबारा फिर कमेंट करके पूछ सकते हो कि ये बात हमें समझ में नहीं आई। हालांकि ऐसी कोई बात है नहीं क्योंकि मैं पीछे ये सब कहानी पढ़ा चुका हूँ आपको।
अब यहाँ आपसे किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे उस पर बातचीत करते हैं। ये तो हो गया y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। अब देखिए, अगर आपको कुछ बिंदुओं को ध्यान रखना है तो वो ऐसे हैं। मान लो आपके पास ये सर्किल है, इस सर्किल की रेडियस मान लो मैं r लिखता हूँ। दो चीज़ें ध्यान होनी चाहिए, एक तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर है, मान लो, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे कम से कम। एक इसकी परिधि जो है वो है 2 पाई आर, ठीक है। तो आपसे क्या क्या सवाल पूछ सकता है वो इस सवाल में सुनो। वो कह सकता है कि इस वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करो जब त्रिज्या आपकी कितनी सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। दोबारा सुन लो सवाल क्या है। पहला सवाल आपसे अगर सर्किल के बारे में पूछता है तो वो ये पूछ सकता है कि आर त्रिज्या का एक सर्किल है जिसमें त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताओ यदि उसकी त्रिज्या कितनी हो, 2 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले त्रिज्या आर आपको पता ही है, सेंटर इसका ओ है। यहां लिखना है अपने को, सबसे पहले जो चीज दे रखी है उसके बारे में जानकारी लेनी है। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल अपन जानते हैं कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। किसके सापेक्ष परिवर्तन कह रहा है, आर के सापेक्ष परिवर्तन। क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर कह रहा है, इसका मतलब इस ए का आर की रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। तो ये हो जाएगा आपका डी ए अपॉन में कितना, डी आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। अब क्या करना है, ये कह रहा है त्रिज्या जब 2 सेंटीमीटर हो, यदि आपके पास आर जो है वो कितना सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर हो, तो क्या होगा, डी ए अपॉन में डी आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 पाई इंटू कितना 2। तो इसको लिखेंगे डी ए अपॉन में कितना, डी आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 पाई। अब देखिए ऊपर क्या है, एरिया। एरिया किस में लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिवाइड बाई आर, आर किस में लिखते हैं, सेंटीमीटर में। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। मात्रक इस प्रश्नावली में आपको अवश्य लिखना है। यानी इस सर्किल की त्रिज्या में, इस सर्किल के एरिया में त्रिज्या के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर होगी वो होगी 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। इसी सवाल में वो आपसे कहता कि परिधि में परिवर्तन की दर बताओ, किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष। तो पहले परिधि लिखते वो होती है 2 पाई आर। अब त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर बतानी है तो यहां लिखोगे dp अपॉन में dr इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 पाई। इसमें r बचा नहीं तो अपन सीधा लिख सकते हैं सेंटीमीटर, क्यों, p सेंटीमीटर में होता है, r भी किस में होता है, सेंटीमीटर में। तो अपन ऐसा इसको लिख सकते हैं। शायद ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन इसी सवाल को अपन थोड़ा चेंज करते हैं, आपसे एकदम साधारण सवाल नहीं पूछेगा पेपर वाला। अब अपन एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि अब दूसरे टाइप का सवाल आपसे इसी में वो ऐसे पूछेगा कि यदि आपके पास एक सर्किल की त्रिज्या में परिवर्तन की दर dr अपॉन में dt ये दिया हुआ आएगा, त्रिज्या में परिवर्तन की दर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। कितनी है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। और यदि उसकी त्रिज्या भी 2 सेंटीमीटर है तो बताइए उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी। यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछ रहा है, इसका मतलब dA अपॉन में dt क्या होगा ये बताना है। तो एकदम आसान सा सवाल आपसे पूछा है। सबसे पहले दे रखा है dr अपॉन dt, पूछा है a जो पूछा है उसकी जानकारी आपको है क्या, वो जानकारी है आपको, क्या होता है, एरिया आपको पता होना चाहिए, वो है पाई आर स्क्वायर। समझ गए। अब इसका t की रिस्पेक्ट में अवकलन करना है तो सुनो, इसमें परिवर्तन करोगे तो dA अपॉन में क्या हो गया, dt। अब सुनिएगा जरा, पहले इस पावर का होगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये यहाँ रहेगा, ये हो जाएगा 2r पावर का हो गया। लेकिन r का r की रिस्पेक्ट में होता तो 1 होता, लेकिन यहाँ तो क्या है, r का t की रिस्पेक्ट में करना है तो ये हो जाएगा आपका कितना, dr अपॉन में कितना, dt। अब आपको r भी दे रखा है, dr अपॉन dt भी दे रखा है, दोनों की वैल्यू रख दो। ये हो जाएगा आपका dA अपॉन में कितना, dt बराबर क्या होगा, यहाँ आ जाएगा आप लोगों के पास पाई है इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू 2 और यहाँ dr अपॉन dt भी 2, तो ये हो गया 4 और 8। तो dA अपॉन में dt की जो वैल्यू आपकी आई है वो क्या आएगी, 8 पाई आ जाएगी। और सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति क्या आएगा, सेकंड आएगा। अब की बार ये ध्यान रखना क्योंकि नीचे क्या है, टाइम है। क्या प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई है। अब देखिए इसी सवाल में अगर वो कहता आप लोगों को कि यही सवाल है परिधि में भी परिवर्तन की दर बताओ, तो परिधि में परिवर्तन की दर कैसे निकालते हैं,
ये तो सेम रहता। यहाँ t की रिस्पेक्ट में करते तो dp अपॉन में क्या आ जाता, dt आ जाता। यहाँ 2 पाई है, r का करोगे तो dr अपॉन dt आ जाएगा, तो ये 2 पाई तो आ ही गया। r का t के रिस्पेक्ट में dr अपॉन में कितना, dt। dr अपॉन dt की वैल्यू अपने को 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रखा है। यहाँ लिखोगे dp अपॉन में dt, ये आ जाएगा 2 पाई इंटू कितना 2, तो ये होगा dp अपॉन में कितना dt इक्वल्स टू कितना होगा 4 पाई। सेंटीमीटर आएगा, ध्यान रखना p है और नीचे t है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रति क्या आ जाएगा आपका सेकंड। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है प्यारे बच्चों? यानी इस सर्किल के एरिया में किसी भी प्रकार से आपसे परिवर्तन पूछे तो आप ज्ञात कर सकते हो। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसी सवाल को मैं एक दूसरे तरीके से और कराऊं, फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ अपने को चीज़ें समझ में आई है या नहीं आई। फिर किसी भी इमेज के बारे में आपसे सवाल पूछे, चाहे ये मैंने सबसे आसान एग्जाम्पल लिया है आपके लिए, इसके बाद चाहे आपसे कैसा भी सवाल पूछे, कितना भी हार्ड क्यों ना हो, आप आसानी से कर सकते हो। अब वो आपको कहेगा, एक सवाल देखिएगा, ये मान लो कह रहा है आपको कि एक सर्किल के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर dA अपॉन में dt में परिवर्तन की दो दर है, वो आपकी 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड है। किस में है ये क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपको दे रखी है, और वो कहेगा कि इसकी परिधि में परिवर्तन की क्या बताओ, दर बताओ क्या होगी। दोबारा सुन लो सवाल। अपने को सवाल दिया है कि एक सर्किल है जिसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड है, तो उसके परिधि में परिवर्तन की क्या बताओ, दर बताओ। सवाल कैसे करना है वो ध्यान करो। सबसे पहले जहां से दे रखा है वहां से शुरुआत आपको करनी है सवाल की। ए दिया हुआ है तो ए अपन जानते हैं क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या भी आपको दी हुई आएगी, मान लो त्रिज्या दे रखी है उसने आपको 2 सेंटीमीटर, इतनी चीजें दी हुई आएगी आपको। यहां से a में परिवर्तन दे रखा है तो a का t की रिस्पेक्ट में अवकलन करो तो यह आ जाएगा dA अपॉन में कितना dt। इसका करोगे तो यह आएगा 2 पाई r, और t के सापेक्ष इसका करोगे तो आएगा dr अपॉन में कितना dt। समझ में आ गया? अब देखो क्या क्या दे रखा है इसने, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा। मैंने यही क्यों लिखा आपको समझ में आएगा अभी। इस a का मान दे रखा है 4, ठीक, इक्वल्स टू 2 पाई। r की वैल्यू कितनी दी है 2, dr अपॉन में कितना दे रखा है dt। समझ गए? अब देखिए इस dr अपॉन dt की वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे तो 2 और 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो यहाँ 1 बचेगा। इसका मतलब dr अपॉन में जो dt आपके पास है वो 1 अपॉन में क्या आएगा, पाई सेंटीमीटर प्रति क्या हो गया आपका सेकेंड। ये अपने को ज्ञात करना जरूरी इसलिए था प्यारे बच्चों क्योंकि अपने को p जो दिया है ज्ञात करना, उसमें dr अपॉन dt आएगा। कैसे आएगा देखो, यहाँ मैंने लिखा p की जगह लिखा है 2 पाई r, ये तो पता ही होता है। अपन dp अपॉन dt निकालेंगे, dp अपॉन dt निकालेंगे तो ये हो गया dp अपॉन में कितना dt इक्वल्स टू हो गया 2 पाई इंटू r का मतलब dr अपॉन में कितना हो गया dt। अब dr अपॉन dt निकालना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ क्या हो रही है अपने को उसकी जरूरत। तो यहाँ से 1/पाई इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई इंटू 1 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल, ये हो गया 2, तो dp अपॉन में dt जो आपका है वो सेंटीमीटर प्रति क्या आ गया, सेकंड आ गया। ये बात शायद प्यारे बच्चों आप सबको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। आप इस सवाल को अच्छे से देख सकते हो, वीडियो को रोककर आप इस सवाल को उतार भी सकते हो। अब अपन अच्छे सवालों की ओर बढ़ते हैं थोड़े, ठीक है ना। ये मैंने साधारण जो सवाल थे आपको वो करवाए हैं अभी। अब एग्जाम में आएगा तो यही पैटर्न, इसी तरीके से एक चीज देगा दूसरी के बारे में पूछेगा, लेकिन सवालों में फॉर्मूला जैसे जैसे चेंज होगा आपको सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। सर्किल का तो सबको याद होगा, बाकी धीरे धीरे मैं बताता चलूंगा। अभी देखिए 3 सवाल मैं बहुत इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत अच्छे हैं और वैसे भी आपकी समझ के लिहाज से भी वो आने चाहिए आपको। सवाल क्या है वो सुनिएगा जरा। मान लो आपके पास एक दे रखा आयत है, सवाल सुनिएगा मेरा क्या है। एक आयत दे रखा है, मानो वो लैंग्वेज में लिखेगा, मैं पूरा सवाल समझाते हुए आपको बता रहा हूं। एक आयत ABCD है, इस आयत की लंबाई में और चौड़ाई में परिवर्तन की दर, इनमें से कोई एक चीज आपको दी हुई आएगी। मान लो इस आयत की लंबाई में परिवर्तन की दर आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर प्रति क्या दे रखी है, सेकंड दे रखी है। ये कह रहा है एक आयत की लंबाई में परिवर्तन की दर कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। चौड़ाई में परिवर्तन की दर जो है वो 5 सेंटीमीटर है प्रति सेकंड है। समझ में आ गई?
यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रम से 10 और 6 हो, कितनी हो? लंबाई और चौड़ाई क्रम से 10 और कितनी हो? 6 हो, तो इसके एक तो आपको बताना है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी, समझ गए? दूसरा आपको बताना है इसके परिमाप में परिवर्तन की दर क्या होगी। ये दोनों चीजें बतानी है। सवाल एक बार फिर देख लो, सुन लो कि यदि आपके पास एक आयत है ABCD, इसकी लंबाई में परिवर्तन की दर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, इसकी चौड़ाई में परिवर्तन की दर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। आपको बताना है कि यदि इसकी लंबाई 10, ठीक है, लंबाई कितनी? 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई जब आपकी 6 सेंटीमीटर हो, तो आपको ये बताना है कि भाई इसके आयत के क्षेत्रफल में और इसके परिमाप में परिवर्तन की दर क्या होगी। अब एक बात और सुनो, वो बढ़ता हुआ और घटता हुआ भी दे सकता है। आपको ऐसे कहेगा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से आयत की लंबाई बढ़ रही है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चौड़ाई घट रही है या बढ़ रही है, तो आपको प्लस और माइनस चिन्ह, बढ़ रहा है तो प्लस का चिन्ह और घट रहा है तो माइनस का चिन्ह साथ में लगाना है। उसके बाद ये कह रहा है वो समय जब इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाए और इसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो जाए, तो आप बताइए इसके क्षेत्रफल में और इसके परिमाप में परिवर्तन की दर क्या होगी। तो सबसे पहला काम तो आपको मान लेना चाहिए कि इस आयत की जो लंबाई है वो मान लो x है और चौड़ाई जो है वो क्या है? y। आपकी बुक में ऐसा एक सवाल दे रखा है, उसमें x और y उसने क्लियर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो x में परिवर्तन की दर dx/dt का मान आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। इधर आपको इसका मान दे रखा है कितना? dy/dt का मान दे रखा है, समझ गए? इसके बाद ये कह रहा है जब x का मान 10 सेंटीमीटर हो और जब y का मान 6 सेंटीमीटर हो, तो ये दोनों मान बताइए, समझ गए? सबसे पहला काम प्यारे बच्चों आपको अब ये करना है कि एरिया क्या होता है आयत का, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये ध्यान रखना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा वो सुनो। आयत का क्षेत्रफल आप लोगों को मालूम है कि ये बीच वाला एरिया निकालना है, ठीक है? तो लंबाई इंटू चौड़ाई कर दो, तो L इंटू क्या हो गया? B, यानी x इंटू क्या आ गया आपका? Y। सबको समझ में आता है? ये लंबाई इंटू चौड़ाई आ गया, तो ये पूरा एरिया अपना कवर हो गया। अब x और y तो आ गया, लेकिन अपने को क्या करना है? A लिखना है और x और y लिखना है। अब परिवर्तन की दर निकालनी है। इसमें परिवर्तन की दर का मतलब इसका t की रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। इसका t की रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे, यहां लिखोगे आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो ये होगी dA/में में कितना? dt इक्वल्स टू x के मान में करना है, तो एक साथ एक का ही अवकलन करना है, दोनों का नहीं करना, क्योंकि u इंटू वी नियम लगेगा। x का हो जाएगा dx/में में कितना? dt, तो y का y रह जाएगा, प्लस यहाँ y का करोगे तो x का नहीं करना, तो ये हो जाएगा dy/में में कितना? dt। शायद समझ में आ गया होगा। अब x और y dx/dt सारे मान आपके पास है, यहाँ वैल्यू रखो। dx/dt की वैल्यू कितनी है? दे रखी है 3 है, ये लिख दिया मैंने यहाँ 3, इंटू y की वैल्यू दे रखी है कब? 6 सेंटीमीटर होता, प्लस आपको दे रखा है x कितना है? x आपका जब 10 है तब क्या करना है? उस वक्त y की वैल्यू क्या है? y में परिवर्तन की दर कितनी है? y में परिवर्तन की दर है 5। अब सुनो, ये हो गया। अब देखो दोनों बढ़ रहे हैं, तो ये तो हो गया 18 प्लस ये हो गया आप लोगों का 50, टोटल मिलाकर कितना हो गया? 68। यानी आपका जो इसका क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल 68 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। 68 यहाँ लिख देता हूँ, अगर नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो dA/में में dt में परिवर्तन जो है वो 68 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से होगा। बात समझ में आ गई? अब यदि ये कहता है कि इसमें कमी हो रही है, मान लो ये लंबाई में वृद्धि और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से कमी हो रही है, तो यहाँ क्या कर देंगे अपन? माइनस करेंगे। अगर यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा और इसका जो उत्तर बचेगा वो नेगेटिव आएगा। इसी का मतलब ये होगा कि इसके क्षेत्रफल में क्या हो रही है? कमी हो रही है। समझ में आ गई? अब देखिए इसके परिमाप में परिवर्तन की दर और निकालते हैं। परिमाप है क्या? परिमाप होता है 2πr। समझ गए? अब देखिए, सॉरी ये वृत्त का लिख दिया, अपने को जानना है आयत के बारे में। तो आयत का परिमाप क्या होता है? वो होता है p बराबर 2 × x + y। यही होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें परिवर्तन की दर निकालोगे तो यहाँ लिखोगे आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर। समझ गए? जैसे क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर लिखी वैसे ही लिखोगे आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर।
यहाँ लिखोगे तो ये आ जाएगा dp अपॉन में कितना dt इक्वल्स टू 2 का 2 आ जाएगा और dx का अपॉन आ जाएगा dx अपॉन में dt प्लस क्या आ जाएगा dy अपॉन में dt। समझ में आ गया। अब देखिए जरा, यहाँ से dx अपॉन dt और dy अपॉन dt के दोनों के मान, एक का 3 है और एक का 5 है। अब नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ मैं, दोनों के मान बढ़ रहे हैं, ठीक है। लंबाई में परिवर्तन की दर भी बढ़ रही है और चौड़ाई में भी वृद्धि हो रही है। तो क्या होगा देखो, ये हो गया 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आपको दे रखी है 3 प्लस डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू दे रखी है 5, ये हो गया 8 को 2 से इंटू करोगे ये हो गया 16 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि पी है, परिमाप हमेशा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर का मतलब हो गया स्क्वायर या क्यूब नहीं आता है, ठीक है ना। यहाँ प्रति क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, और ये आपका जो आया है वो आ गया डीपी अपॉन में कितना dt। प्यारे बच्चों, शायद ये आपको सवाल समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया है। दोबारा एक बार ध्यान से देख सकते हो आप लोग, लंबाई में परिवर्तन, चौड़ाई में परिवर्तन, लंबाई इतनी और चौड़ाई इतनी हो तो आपको इन दोनों में परिवर्तन की दर बतानी है। ऐसे भी कह सकता है इसमें वृद्धि इसमें कमी, या इसमें कमी इसमें वृद्धि। उस वक्त आप लोग उसका साइन जो है प्लस का या माइनस का, बढ़ रहा है तो प्लस का, घट रहा है तो माइनस का, जहां भी परिवर्तन की दर में चिन्ह माइनस का या प्लस का आ जाए उसका मतलब यही होता है कि ये चीज़ इतनी तेजी से बढ़ रही है और ये चीज़ इतनी तेजी से क्या हो रही है, घट रही है। रेट ऑफ चेंज का यही मीनिंग है, आपको यही पता करना है कि कोई चीज़ कितनी तेजी से बढ़ रही है और कितनी तेजी से घट रही है। इसका मतलब ये हो गया कि जब आपकी जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है और चौड़ाई जब 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, उस वक्त आप लोगों को ध्यान है कि उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 68 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इसी में चिन्ह नेगेटिव आ जाता तो क्या होता, उसी दर से क्या होता है, घटता है। बात समझ में आ गई। चलिए एक सवाल अपन और करते हैं। अगला सवाल प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और अपना सवाल ये रहेगा अब की बार, मान लो एक गोला है, उस गोले के आयतन में या पृष्ठीय क्षेत्रफल में दोनों में से किसी एक में परिवर्तन की दर देकर दूसरे में परिवर्तन की दर के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो कैसे निकालते हैं वो सुनिए। मान लो एक गोला है आपके पास, अगला सवाल देखना प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से। मान लो आपके पास एक गोला है, ये दे रखा है आपको, एक गोला दिया हुआ है, इस गोले के आयतन में परिवर्तन की दर, ठीक है, इस गोले के आयतन में परिवर्तन की दर यानी dv अपॉन dt अगर आपके पास 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड दे रखी है, ठीक है, तो ये कहेगा आपसे कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करो, क्या होगी यदि इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी हो, 12 सेंटीमीटर हो। बात समझ में आ रही है। एक गोला है, इस गोले में ये लिखा गया है कि इस गोले की त्रिज्या मान लेता हूं मैं r है, तो इसके आयतन में परिवर्तन की दर अगर 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करो जब त्रिज्या कितनी हो, 12 सेंटीमीटर। इस तरीके के सवाल पूछ सकता है आपसे पेपर में। अब देखिए जो चीज दे रखी है वहां से शुरुआत करेंगे। पहले एक लाइन लिख देंगे, माना एक गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है, r है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s है और जिसका आयतन क्या है, v है। अब आयतन v जहां से आपको पता है वहां से शुरू करो। आयतन v है, आयतन आप जानते हो कितना होता है, 4/3 और पाई r क्या होता है, क्यूब होता है। ये आयतन है गोले का। अब इस गोले के आयतन में परिवर्तन की दर निकालनी है आपको पहले, ठीक है, क्यों, क्योंकि दर दे रखी है आपको। तो यहां से आयतन में परिवर्तन की दर, आयतन में परिवर्तन की दर, आयतन में परिवर्तन की दर निकालनी है, ठीक है। परिवर्तन की दर क्या होगी, dv अपॉन में dt होगी, इक्वल्स टू 4/3 होगा, पाई है इंटू हो गया आपका 3r² और ये होगा dr अपॉन में कितना, dt। देखो प्यारे बच्चों ये इतना कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। r³ का हो गया 3r², r का t की रिस्पेक्ट में होगा dr अपॉन में dt। समझ में आ गई बात। अब देखो dv अपॉन dt की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है, 8 है, यहां लिख देता हूं मैं 8, इक्वल्स टू 4/3 में से 3 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 पाई इंटू r की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है, r की वैल्यू 12, ठीक है, ये 12 का स्क्वायर कर दिया, यानी 12 इंटू 12 लिख दिया मैंने, dr अपॉन कितना लिख दिया, dt। यहां से सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जो आपके पास है नहीं, वो है dr अपॉन में dt। तो यहां मैंने लिखा dr अपॉन में dt इक्वल्स टू 8 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 4 पाई यहाँ आ जाएगा
इंटू में 12 इंटू में 12, 4 से इसको काटोगे 2 आ जाएगा, 4 से इसको काटोगे 3, 2 को इससे काटोगे कितना आ जाएगा 6। तो आपके पास dr अपॉन में dt की जो वैल्यू है वो आ गई 2, तो ऊपर तो एक ही है 1 बटे, इसको ऐसा कैसा लिख दो, ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना एक बार ऐसे ही छोड़ दो। ये ऊपर सेंटीमीटर है, त्रिज्या सेंटीमीटर है, नीचे टी है, तो ये सेंटीमीटर प्रति क्या हो जाएगा सेकेंड। अभी आपका सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने निकाला dr अपॉन में dt, क्यों निकाला उसकी ज़रूरत है आपको, कहाँ है, जब ds अपॉन dt निकालोगे तो कहीं ना कहीं क्या आएगा, dr अपॉन dt आएगा, उसकी वैल्यू रखोगे तभी आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। बात समझ में आ गई होगी शायद। अब देखिए अपने यहाँ है v, क्या है प्यारे बच्चों v, तो v तो निकाल लिया। अब जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल s होता है 4 पाई r स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर है। अब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालो, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर होती है ds अपॉन में कितना dt, तो ये आ जाएगा आपका 8 पाई और यहाँ आ जाएगा आपके पास r और dr अपॉन में कितना हो गया dt। देखो प्यारे बच्चों 4 पाई में कोई चेंज नहीं होना, r में चेंज होना है तो 2r आ जाएगा, यहाँ 2 आगे लिख दिया मैंने, r यहाँ लिख दिया, फिर r में t की रिस्पेक्ट में होगा dr अपॉन में कितना dt। अब अपने पास सारी वैल्यू है, जो भी वैल्यू आपको चाहिए वो सब की सब वैल्यू अपने पास है। कौन कौन सी है देखो, ds अपॉन dt तो निकालना है, ds अपॉन dt लिख दो, इंटू 8 पाई की जगह 8 पाई इंटू r की वैल्यू कितनी दे रखी है, r की वैल्यू आपको 12 दे रखी है, यहाँ लिख दो 12 इंटू 1 बटे dr अपॉन dt अपन ने ज्ञात कर रखा है, ये रहा dr अपॉन dt की वैल्यू ये है, तो ये 1 अपॉन 4 पाई 1 अपॉन 4 पाई इंटू 6 इंटू कितना है 3 है, समझ गए। और यहाँ से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसको इससे काटोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, इसको इससे काटोगे तो 4 आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हो ds अपॉन में कितना हो गया dt इक्वल्स टू ऊपर कितना है 4 पाई, पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया, 4 बाई कितना बचेगा 3, 4 बाई 3 आपके पास जो आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर और प्रति क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा। ये आपके पास इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की क्या आई है दर आई है, रेट ऑफ चेंज आया है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों आपको, यानी ये गोला है, आयतन में परिवर्तन की दर इतनी है, आपको कह रहा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताओ, r आपको दे रखा है, जहाँ से दिया है वहाँ से शुरुआत करो, v दे रखा है v इतना होगा, v में चेंज कितना है ये होगा, जो दे रखा है उसकी वैल्यू रखो, dr अपॉन dt ज्ञात करो, dr अपॉन dt आ गया तो s दे रखा है, s में चेंज कितना है वो निकाल लो, dr अपॉन dt की वैल्यू रख दो, r की वैल्यू रख दो, सारी वैल्यू रखने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। शायद प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप वीडियो को पॉज करना और आराम से इस सवाल को देखना और इस तरीके के जितने भी सवाल आपसे बन सकते हों वो सब करना। अब देखिए एक आज की क्लास का अपन अंतिम सवाल लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा सवाल है, क्या है उस पर थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। उसके जैसे 2 सवाल बन सकते हैं, मैं एक सवाल आपको करवा रहा हूँ, एक सवाल आप करना। सवाल क्या है देखिएगा, आपको दे रखा है कि एक सीढ़ी है, उसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, ये एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई 13 मीटर है वहाँ, ठीक है। ये दीवार के सहारे झुकी हुई है, ये मान लो आपकी दीवार है, ये सीढ़ी इस दीवार के सहारे झुकी हुई है, ठीक है। ये सीढ़ी बना देता हूँ, बाकी कोई ज़रूरत नहीं, आप सब समझते हो। ये सीढ़ी जो है वो दीवार के सहारे क्या है झुकी हुई है। यहाँ से ये जो धरातल का सिरा जहाँ से है, यहाँ से आपको कुछ चीज़ें वो देगा कि मान लेते हैं अपने पास दे रखा है कि ये कोण जो है वो धरातल के साथ जो बनाता है वो कोण आपका मान लो थीटा है। ध्यान से समझना इस सवाल को कि एक सीढ़ी जो है वो 13 सेंटीमीटर लंबी है और वो दीवार के सहारे झुकी हुई है, ठीक है। अगर ये दीवार से जब इसका नीचे वाला सिरा है, इस सिरे को आप इधर खींचते हो, ठीक है, तो ऊपर वाला सिरा भी क्या आता है नीचे आता है। समझ में आ गई। जब आप इसके सिरे को मान लो 1.2 सेंटीमीटर 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से अगर बदलते हो, तो जिस वक्त ये दीवार का नीचे वाला सिरा यहाँ से 12 मीटर की दूरी पर हो, कितनी दूरी पर हो 12 मीटर की दूरी पर हो, तो आप बताइए कि इस कोण में परिवर्तन की दर क्या होगी, ये कोण किस दर से बदल रहा है, आपको ये बताना है। दोबारा सुन लो सवाल क्या है। 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है, ठीक है।
ये कह रहा है कि ये नीचे वाला सिरा दीवार से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की दर से इधर खींचा जाता है। जिस वक्त आपकी ये जो लेंथ है वो आपकी कितनी है, वो मान लो 12 मीटर है, उस वक्त आपको बताना है कि इसके जो कोण है थीटा है, उस थीटा कोण में परिवर्तन की दर क्या होगी। समझ गए प्यारे बच्चों? तो सवाल अगर मेरा समझ में आ गया तो आपको सवाल हल करने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी, सुनिए। सबसे पहला काम करो कि मान लेता हूँ मैं कि ये पॉइंट जो आपका है वो A है, ये पॉइंट B है और ये आपका C है। ये लेंथ आपकी x है और ये वाली लेंथ आपकी y है। ठीक है, पाइथागोरस अगर आप जानते हो तो आराम से पता कर सकते हो कि ये सब आ गया तो ये कितनी आएगी। वैसे आपको ज़रूरत है नहीं, लेकिन एक बार बता देता हूँ। इसमें परिवर्तन की दर जो है वो dx अपॉन कितनी है, dt है, वो 1.2 मीटर प्रति क्या है, सेकेंड है। समझ गए? यहां से एक बात आप तय करना कि ये सिरा जो x वाला है, जब ये लंबाई x की कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो y कितना होगा बस ये पता कर लो आप। तो y कितना होगा ये पता कर लो, बात समझ में आ जाएगी पूरी। क्यों? क्योंकि ये 13 दे ही रखा है आपको, ये y निकाल सकते हो जब ये 12 है। तो आपको मालूम है 5, 12 और 13 जो आपका है वो एक ट्रिपलेट है। तो यहां लिखोगे पाइथागोरस थ्योरम से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को क्या कहती है कि यहाँ AC का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा किसके, AB स्क्वायर प्लस किसके, BC स्क्वायर के बराबर होगा। अब अगर ऐसा है तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, AC का मान आपका 13 का स्क्वायर हो गया, AB का स्क्वायर आपको मालूम नहीं है, y है मान लेते हैं, y स्क्वायर है, प्लस BC का स्क्वायर आपके पास है 12, ये 12 का स्क्वायर हो गया। तो y का जो स्क्वायर है वो हो गया 13 का स्क्वायर माइनस कितना, 12 का स्क्वायर। समझते होंगे इस बात को शायद। अगर आपको इसका मालूम नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि ये किसका रूट होगा, तो सीधा लिख दो ना आप लोग, 13 प्लस 12 और 13 माइनस कितना, 12, पता चल जाएगा। ये तो 1 हो गया, ये 25 हो गया, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 5। ये लेंथ जो आपकी है वो 5 आ गई, यानी इस y की वैल्यू जब ये 12 होगा तो ये कितना होगा, 5 होगा। समझ गए प्यारे बच्चों? लेकिन अपने को तो रेट ऑफ चेंज जो बतानी है वो थीटा में बतानी है। थीटा में बतानी है तो अब सारा काम थीटा में करना है, बिना थीटा कुछ नहीं करना है। देखिएगा कैसे करना है। सबसे पहले मैं एक बात आपको बता देना चाह रहा हूँ यहाँ कि आपके पास इस सवाल में साइन थीटा बराबर क्या होगा और आपके पास इस सवाल में कोस थीटा बराबर क्या होगा। देखो, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपके पास है AB यानी y, ये लिख दिया y, अपॉन में क्या है, कर्ण आपका 13, मैंने लिख दिया ये 13, यहाँ आ गया 13। अब ये जो y दे रखा है इस y को लिखोगे तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू कितना है, यहाँ 13 लिखोगे तो इधर 13 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। या ऐसे काम कर सकते हो आप, इस y की जगह भी लिख सकते हो, जब ये 13 है उस वक्त y कितना है, तो आपको साइन थीटा बराबर मिल जाएगा 5 बटे कितना है, 13। ये इक्वेशन आप फर्स्ट भी लिख सकते हो। क्या ये बात समझ में आई है प्यारे बच्चों आपको? रेट ऑफ चेंज तो अपने को किस में बतानी है, थीटा में बतानी है, और रेट ऑफ चेंज किस में दे रखी है अपने को, x में दे रखी है। तो देखिए इसको लिखोगे तो क्या आएगा, x बटे कितना आएगा, 13। यहां से x को लिखोगे, x बराबर हो गया 13 इंटू कितना, कोस थीटा, लिख सकते हो। यानी ये आपका हो गया आधार बटे कर्ण कोस थीटा। अब x में रेट ऑफ चेंज, x में परिवर्तन की दर दे रखी है आपको 1.2 है, तो इसका t की रिस्पेक्ट में क्या कर दो, अवकलन कर दो। यानी आपको इसका t की रिस्पेक्ट में अवकलन करते ही थीटा में परिवर्तन की दर मिल जाएगी। इसमें करोगे तो यह आ जाएगा dx अपॉन में कितना, dt इक्वल्स टू ये हो गया माइनस का 13, कोस थीटा का हो गया साइन थीटा और थीटा का हो गया d थीटा अपॉन में कितना, dt। बात समझ में आ गई? देखो dx अपॉन dt का रेट ऑफ चेंज है dx अपॉन dt, 13 का 13 आ गया, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, थीटा का d थीटा अपॉन क्या होता है, dt होता है। अब जो वैल्यू आपके पास है वो रख दो, बाकी अपने आप आ जाएगी। dx अपॉन dt की वैल्यू आपके पास है कितनी है, 1.2 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 1.2 मीटर प्रति सेकेंड बराबर माइनस का 13 इंटू साइन थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, ये रही साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 5 बटे 13। तो यहाँ लिख दिया 5 बटे कितना, 13 इंटू डी थीटा अपॉन में क्या है, dt है। 13 से आपका 13 क्या हो गया, कैंसिल। d थीटा अपॉन में dt की जो वैल्यू आपके पास है वो है 1.2 बटे 5 और साइन किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा।
डी थीटा अपॉन डी टी बराबर हो गया माइनस का 1.2/5 और इसको लिख सकते हो आप लोग कितना, ऊपर देखो थीटा दे रखा है, थीटा को लिखते हैं हमेशा रेडियन में, किस में लिखते हैं, रेडियन में, और प्रति क्या आएगा, नीचे टी दे रखा है तो इसका मतलब क्या आएगा, सेकेंड, इसका मतलब 1.2/5 रेडियन प्रति सेकेंड, और चिन्ह किसका आ रहा है, माइनस का, इसका मतलब है ये कोण धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। आपको भी मालूम है ये सी डी है, जब इसको इधर खींचोगे तो ये सिरा धीरे 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 क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। इसका मतलब इस एंगल थीटा में क्या होगा, कमी होगी, और इसी कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला माइनस का निशान। तो ये आ जाएगा 1.2/5 और ये चिन्ह माइनस का, इसका मतलब थीटा कोण जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मात्र किसका लगाना है, रेडियन प्रति सेकंड का लगाना है। तो प्यारे बच्चों आप बड़े निश्चय से और लगन के साथ 8.1 जो चैप्टर आपका है 8.1 उसके एग्जाम्पल, उसकी प्रश्नावली के सवाल बहुत अच्छे ढंग से करना, जो नहीं आएंगे वो आपको करा देंगे। वैसे मैंने अच्छी जो बात थी इसमें वो बातें मैंने आपको बता दी है, कुछ सवाल भी मैंने आपको करवाए हैं और कुछ अच्छे सवाल हैं